कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, आप एमएलए बन सकते हो, आप बहुत बड़े ट्रेनर बन सकते हो, या आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हो, या सम्मोहन तज्ञ बन सकते हो, ये कोई भी चीज आपके बीच में आएगी। पर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। ये वाली सोच आपको खत्म कर सकती है। लेकिन महाड़ के आंदोलन में बाबा साहब ने यही कहा कि मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि आपके पास एक मन है, और वो मन आपका उतना ही सोचता है जितने उच्च वर्णीय लोग, सो कॉल्ड उच्च वर्णीय, अपने आप को उच्च जाति वाले समझते हैं और वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो वो कहते हैं इसका क्या एग्जाम्पल है? तो कहते हैं कि मैं खुद आपके सामने हूँ। मुझे स्कूल में बाहर बिठाया जाता था, मेरे पास किताबें भी नहीं रहती थी, मेरे पिताजी मेरी बड़ी बहन जो उसकी शादी होती थी उसका गहना उधार रखती थी साहूकार के पास, और वो पैसे लाकर कोई किताब खरीद कर दे लाते थे, और वही मैं पढ़ता था। फिर बाद में उनका पेंशन मिलता तो वो उसका साहूकार का पैसा लौटा के दे देता। ऐसी किताबें पढ़ पढ़ के मैंने अपनी सोच को विकसित कर लिया। बाद में जब मैं स्कूल में गया तो मुझे संस्कृत लैंग्वेज नहीं लेने के लिए मेरे गुरुजी ने, मेरे टीचर ने बोला कि आपको क्या काम की है संस्कृत लैंग्वेज, आप तो अछूत हो, क्या करोगे संस्कृत पढ़ के? तो मैंने कहा कि ये मुझे निगेटिव कर रहा है, तो एवरी निगेटिविटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिविटी। ये बात मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई। और मेरे पिताजी बाबा साहब कहते कि कबीर पंथी थे। कबीर का यही कहना था कि मनवा मारी मरी गोयो, दुर्बल होय शरीर। और दूसरा कबीर ये भी कहते हैं कि संगत करना असलों से, कमसुलों से करना नहीं, सोने की बहू पित्तल में छुपती नहीं। तो कबीर कहते हैं कि आप किस लोगों के संगत में रहते हो, सोने पहनने वाले लोगों के, गहने पहनने वाले लोगों के बीच में अगर रहोगे तो आपकी सोच यही बनेगी कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं सोने के गहने पहनूंगा। तो बाबा साहब कहते कि आपके लोग, आप लोग क्या पहनते हो? तो कथिल, जो जो ये होता है ना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के गहने पहनते थे। उनको बाबा साहब ने कहा लिटरली कि वो निकाल कर फेंक दो, ये फटे पुराने कपड़े आपने पहने हैं, आप इनको अच्छा धोकर प्रेस करके पहनना है। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया है कि मेरे तरफ देखो, इंडिया में इतनी गर्मी होती है फिर भी मैं सूट कोट बूट टाई क्यों पहनता हूं? तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आप कम नहीं हो, आप किसी से भी कम नहीं हो, आपकी सोच बदलो। तो ये सोच बदलने से, आगे उन्होंने कहा 1930 में, सोच बदलने से क्या होता है? तो सोच बदलने से आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप सही सोच बनने वाले लोग होंगे, आप मेरिट की बात करोगे, आप इंडस्ट्री खड़े करने की बात करोगे, किसी इकट्ठा होकर अगर आप सामूहिक उद्योग करने की बात करोगे, तो आपके सोच में वही समीकरण चलेगा, आपके मन के जो विचारों की इक्वेशन है उसी दिशा में चलते जाएंगे। कुछ लोग जरूर आपको पीछे खींचेंगे, पर आपको दिन ब दिन क्या काम करना है? तो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ानी है। और जहां पर निगेटिविटी जहां पर फैली हुई है, वहां पर एक तो रहना नहीं है, या फिर निगेटिव लोगों से एक एक करके आपके पास लेकर उनको पॉजिटिव करने का इंजेक्शन देना है। ये निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बता जो परिवर्तन करने की जो लस है ना, ये लस सिर्फ आपको समन संघ में ही मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा 5 मई 2021 से हम लोग जुड़े हैं, लगभग 4 साढ़े 4 साल तक का समय अभी हमारा हो रहा है। ऐसे में 1515वीं बार मीटिंग ले रहे हैं हम लोग, लगातार मीटिंग हमारी चल रही है। और हमारी इतनी मीटिंगें चलती है कि मॉर्निंग में 6 बजे से 7 बजे तक एक्सरसाइज वाली मीटिंग चलती है, 7 बजे से 8 बजे तक फिर जो भी विषय हम लोग पोर्टल पे डिस्कस नहीं करते हैं और काम की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने जोड़ने की बात करते हैं, एक दूसरे के स्वभाव के बारे में बात करते हैं, किस तरीके का बिजनेस कैसा है उसकी बात करते हैं, और सबनों को हर क्षेत्र में आगे ले जाने की बात हमेशा मॉर्निंग में करते हैं। फिर बाद में अलग अलग कमिटियों की मीटिंगें लगती है, जैसे कि अभी हम लोग पिछले 8-10 दिन से लगातार 2 अक्टूबर की दीक्षा भूमि, समनों की भूमि, इस विषय के बारे में लगातार सोच रहे हैं हम लोग। जिस दिन हमारा रेगुलर मीटिंग का विषय होता है उसके साथ हम सीधा दूसरा विषय जोड़ देते हैं कि दीक्षा भूमि के महासमारोह को सक्सेस करने के लिए मैं अपने आप को किस तरीके से समर्पित कर सकता हूँ। तो टारगेट हमारे हमको क्या दिया जाता है कि अगर मैं हम लोग वहां पर 1,000 लोग आ जाएंगे, ऐसा कहो कि 500 फैमिली अगर वहां पर आ जाएंगे, तो 500 फैमिली के लोगों की एक फैमिली बनेगी। तो सोचो तुम कि आज अलग अलग हमारी फैमिली है, दो भाई अगर अलग अलग रहते हैं तो उनका एक दूसरे के साथ नहीं पड़ता, विचार नहीं बनता। वो एक दूसरे के साथ अगर अलग रहता है
तो उसके बारे में निगेटिविटी की सोच बननी शुरू हो जाती है कि पिताजी का ये हिस्सा उसने ले लिया, वो हिस्सा उसने ले लिया। तो ऐसे करके हम लोगों की निगेटिविटी फैलती है। दीक्षा भूमि में इसलिए आना है कि आपको गरीब से गरीब व्यक्ति आपको किताबों की दुकानों में भीड़ में कोई किताब खंगालता हुआ दिखाई देगा। एक उदाहरण देखता हूं मैं पिछले साल का। पिछले साल मैं हर वक्त, मैं जब से मुझे समझ में आ गया बचपन से, पहले माता पिता के साथ जाता था। लगभग 50 साल से मैं दीक्षा भूमि में समारोह में हमेशा जाता हूँ। क्यों जाता हूँ कि मैंने ये देखा है कि जब भी मैं दीक्षा भूमि में जाता हूँ तो मैं एक चीज बराबर पाता हूँ। मैं साल भर की एनर्जी मेरी रिचार्ज होती है। जैसे आपका मोबाइल अगर एक दिन चार्ज नहीं किया तो पूरा डाउन हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है उसकी। तो मैंने अपने आप को दीक्षा भूमि की भीड़ में इसीलिए सम्मिलित करना शुरू किया कि मैं दुकानों में, किताबों की दुकानों में हमेशा घूमता हूँ, वहां पर गरीब लोगों को देखता हूँ। एक फटी पुरानी थैली होती है उनके हाथ में, बैग होती है, और उसमें 10 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का अपने बिल्कुल धोती में छुपाए हुए पैसे निकालकर बहुत सारी बूढ़ी औरतों को या बूढ़े लोगों को देखा है मैंने कि उन्होंने अपने पोते के लिए, अपनी पोती के लिए कुछ किताब खरीदी हुई मैंने देखी है। मैंने पिछले साल एक 82 वर्ष की बूढ़ी माता के साथ संवाद किया था। उनके पास मैं खड़ा रहा और उनको मैं देखता रहा, निखारता रहा 10-15 मिनट तक। वो किताबों की दुकानों में किताब ढूंढ रही थी। वो ये पूछ रही थी कि ये बाबा साहब की कहानी वाली बेटा किताब दे देना, या तथागत बुद्ध की, या भिक्खुनी संघ की, जो पट्टाचारा की कहानी, किसा गौतमी की कहानी, महाप्रजापति गौतमी की कहानी, या अंगुलीमाल की कहानी, ये वाली किताब कहाँ पर है। तो वो किताब वाला उसको बताता था कि माई ये देखो, ये किताब है, इसकी कीमत 50 रुपए, ये 100 रुपए में मिलेगी। वो फिर अपने जेब में से जो किया पैसे निकाल के गिनती थी कि क्या मेरे पास इतने किताब लेने के पैसे हैं। मैंने उनको सवाल पूछा कि माता जी आप तो मतलब अनपढ़ लगती हो, आप तो, आपके हुलियों से ऐसा लगता है कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, तो किताबें क्यों खरीद रही हो। तो उसका जवाब बड़ा सरप्राइजिंग था। वो कह रही थी कि बेटा, ये किताब मैं भले ही मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन इसलिए खरीद रही हूँ कि मेरा पोता है मेरे गांव में, और वो पोता मेरे को उसके स्कूल के किताबों की कहानियां हर दिन बताता है। और उससे मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि मैं ये सारी कहानियां सुनती रहूं उससे। और जब भी वो मुझे रात को सोने को बोलता है तो मैं उसके सामने कंडीशन रखती हूँ कि पहले तू मुझे एक कहानी बताएगा, फिर मैं तेरे को अंगाई गीत गाऊंगी और तू सो जाएगा। ये हमारा वादा हो गया। तो फिर वो कह रही थी कि ये तो सारे उनकी भगवानों की, इसकी उसकी सारी सिलेबस की किताबें की कथाएं बताता है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरे समन है, महासमन तथागत है, संत कबीर है, संत रविदास जी है, संत घासीदास जी है, या गुरुचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर है, पेरियार जी है, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इनकी मैं कहानियां सुनना चाहती हूँ। पर ऐसा है ना कि कोई भी स्कूल के किताबों में हमको ढूंढ कर भी ऐसी कहानी नहीं मिलती। तो मैं अपने पोते को क्या दूंगी पढ़ने को, और मैं क्या सुनूंगी। तो वो कहती है कि हम कभी सभाओं में जाके भाषण सुनते किसी तज्ञ व्यक्ति का, वो तो भाषण सुनते सुनते मैं भूल जाती हूँ, पर मैं कहानियां सुनना चाहती हूँ सपनों की। इसीलिए उसने 2-3 किताबें मेरे सामने खरीदी। एक किताब 20 रुपए की थी, दूसरी किताब 50 रुपए की थी, और एक किताब फिर और 60 रुपए की थी। तो उसके पास पूरे गिनकर 100 रुपए थे। वो इधर उधर देख रही थी। मैंने उसको 100 रुपए की मेरी तरफ से किताबें खरीद दी। और मैंने कहा माता जी आप जो है ना, ये सारे पूरे दीक्षा भूमि पर जितने भी किताब खरीदने वाले लोग हैं ना, उनसे सबसे बढ़िया किताब खरीदने वाली आप माता हो। इसीलिए आप सही में समन संगी हो। तो उस दिन से उसने माना, मेरी बात हो गई। और उन्होंने कहा कि बेटा तू जो समन वाली जो बात बता रहा है ना, वही तो मैं चाहती हूँ कि कोई आकर मुझे बताए। अब देखो 82 ईयर्स की औरत, बूढ़ी औरत, वो दीक्षा भूमि में 1956 में, मैं जैसे मेरे माता पिता आए थे वहां पर, वो कहती है कि जब से मैं दीक्षा भूमि में आई 1956 में, बेटा तब से मैं दीक्षा भूमि में आ जाती हूँ। पर क्या करूं, मजदूरी के पैसे कम मिलते हैं, इसलिए टिकट में पैसे खर्चा हो जाते हैं, या बाकी दूसरी चीजों में, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं रहते। तो हमने उनको 2-3 किताबें खरीद कर दी। और फिर ऐसे बहुत सारे बूढ़े लोगों को हम मिले। और आवाज इंडिया टीवी के साथ तो हमने ऐसे लोगों की मुलाकात भी करवाई थी। ये इसीलिए करवाई थी कि हम लोग
2011 2012 में इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि जो भी लोग 1956 के 14 अक्टूबर के महासमन के दीक्षा समारोह में उपस्थित थे, वो लोग लगभग 80 साल, 82 साल, 85 साल के थे। हमने उनके ऊपर एक सीरियल बनाई थी। लगभग 72 लोगों की हमने क्लिप बनाई, उनकी मुलाकात ली और उनको हमने पूछा कि आप जब भी सभाओं में जाते तो महासमंत बाबा साहब आपको कैसे लगते थे, क्या गुण अच्छा लगता था बाबा साहब का। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब जब भी अपना भाषण खत्म करते थे, संबोधन खत्म करते थे, तो स्टेज के नीचे आ जाते थे और लोगों को हाथ मिलाते थे, लोगों के बीच में बैठते थे, नीचे भी बैठते थे, लोगों का हाल हवाल पूछते थे। हमको ऐसा लगता था कि मेरे पास चाहे सोना हो, चांदी नहीं हो या सोना नहीं हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास मेरे बाबा साहब है। तो वो विचारों की विरासत दीक्षा भूमि में हजारों लोगों के मन में आपको दिखाई देगी। अगर आपको मेरी बात को सही साबित करना है तो आप किसी बूढ़ी औरत को, किसी बूढ़े व्यक्ति को, किसी बहुत वृद्ध व्यक्ति को जाकर पूछ लेना कि आप इधर क्यों आते हो, क्या काम है आपका, आपको तो चलते भी नहीं आता फिर भी आप क्यों आते हो। तो वो यही कहेगा कि हमारी समनों की जो विरासत है, उस विरासत की एनर्जी को मुझको यहाँ से प्राप्त कर लेना है, इसीलिए दीक्षा भूमि में आना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी साथी यहाँ पर नए हैं या जो भी समन संघ के जो भी साथी है जो पुराने हैं लेकिन वो फेंस पर खड़े हैं, ये कुंपन पर खड़े हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलेंगी या नहीं मिलेगी, मेरे पास इतने टिकट के पैसे होंगे या नहीं होंगे, या फिर ऐसी द्विधा स्थिति में है, वो आज ही तय कर ले कि ऐसा मौका अगर आप गवाओगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाओगे। आप दीक्षा भूमि की भीड़ में शामिल होकर देख लेना, आप कंपेयर करोगे कि वो 5 करोड़ वाली सड़े पानी में नहाने वाले लोगों की मानसिकता और दीक्षा भूमि में शामिल होने वाले लोगों की मानसिकता में कितना कुछ फर्क है। जैसे मैंने परसों भी कहा था कि दीक्षा भूमि का एक रिकॉर्ड है, दीक्षा भूमि की 10-15 लाख की भीड़ में एक भी व्यक्ति का पॉकेट नहीं मारा जाता, किसी के पैसे घूमते नहीं है, किसी की चोरी नहीं की जाती। अगर हो भी जाती गलती से, कोई भूल भी जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो भी समन होता है वो उठाकर पुलिस चौकी में या फिर वो जो आयोजन समिति का जो कार्यालय होता है वहां पर जमा करते हैं। पिछले साल का एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा चलाने वाला ऑटो रिक्शा छोड़कर आया और भीड़ में आया और उसके जेब से उसका पॉकेट गिर गया था, उसमें कुछ होंगे 1-1.5 हजार रुपए। वो बहुत परेशान हो गया। उसने वो ऑफिस में जाकर बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ, गलती से मेरे जेब से मेरा पैसे का पॉकेट गिर गया है। तो वो आयोजन समिति वालों ने वो उनको घोषित किया लाउड स्पीकर पे। तो दूसरा व्यक्ति उससे पहले आकर उसका पॉकेट देने के लिए उसी लाइन में खड़ा था। वो बोल रहा था आपका बताओ क्या क्या पहचान है, पॉकेट में क्या क्या है, किसका फोटो है। तो उसने बताया कि मेरे पॉकेट में एक महासमंत तथागत बुद्ध का, एक ज्योतिराव फुले का और बाबा साहब का फोटो आपको मिलेगा, वो खोल कर देख लेना, मुझे मत बताना। उसने देख लिया तो बराबर वही चीज निकली, उसने उसका पॉकेट वापस कर दिया। तो ये एनालिसिस इसलिए कर सकते हैं कि वहां पर ईमानदारी इतनी होती है कि कोई किसी का बुरा बुरा सोचने वाला वहां पर आपको नहीं मिलेगा। वहां पर सारे के सारे लोग पॉजिटिव सोचने वाले लोग ही मिलेंगे। भले ही वो अपने अपने संगठनों में अलग अलग आपको मिलेंगे, अपने अपने संगठनों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आम लोगों के साथ आपने वहां पर आपने डायलॉग करके देखना, उनके साथ मुलाकात करना, उनके साथ विचार विनिमय करना और उनको जाके संबंध संघ उनके हाथ में थमा देना और कहना कि माता जी, ये जो संबंध संघ वाला जो ग्रंथ है, मैं आपको भले ही पढ़ते नहीं आता हो, ये आपके पोते के लिए पोती के लिए दे रहा हूँ, दे रही हूँ, और इसको जरूर अपने पोते से पढ़वा लेना। तो इसलिए आपको, हमको सभी को समन संघ के इस महासमारोह समारोह में जाना है। इससे होगा क्या, तो समनों की आइडियोलॉजी का पता चल जाएगा। समनों की आइडियोलॉजी अगर आप 1 लाख लोगों के बीच में ले जाओगे तो इसमें आपको ये दिखाई देगा कि जैसे 29 लाख संगठन है हमारे, उसमें से 4-4.5 लाख संगठन हमारे एक्टिव है। वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने तो बहुत सारे प्रोग्राम फंक्शन लगाते हैं, पर बात वहां पर वही होती है कि भाई मेरा एक संगठन है, कर्मचारियों का है, कास्ट ट्राइब है या बाम सेफ है या और कोई अन्य संगठन है, हमारे संगठन की ओर से आपको खाना मुफ्त में मिल रहा है, ये ग्रंथ मुफ्त में बांटे जा रहे हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक दिया जा रहा है, या आप पे रुकने की सुविधा की जा रही है, या आपका मेडिकल का कैंप किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाले लोग आपको मिलेंगे। पर वहां पर भीड़ में जुड़ने और जोड़ने
के कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इतना बोलेंगे कि ये मेरी संगठन की आपने विचारधारा को सुन लिया, आप क्या मेरे संगठन में शामिल होने का फॉर्म भर लोगे? इतनी ही बात आपको मिलेगी। आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि आप हमारे समन संघ में आना, यहाँ पर 5-10 दिन यहाँ पर आकर ऑब्जर्व करना, देख लेना कि समन संघ के लोग एक दूसरे से बात किस तरीके से करते हैं, उनका ढंग जो है बात करने का वो किस तरीके से है। वो अपने हैंड रेस किए बगैर कोई भी बात नहीं करते, चाहे वो कितने भी बड़े व्यक्ति हो। कोई आईएएस ऑफिसर आता है, कोई साइंटिस्ट आता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट आता है, या कोई रिटायर्ड कोई टीसीएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, कोई भी आता है तो यहाँ पर रूल है, 10 गोल्डन रूल कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जिसको भी बात करनी है हैंड रेस किए बगैर आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और जितनी परमिशन मिलेगी, आप चाहे भले ही कितने तज्ञ व्यक्ति हो, अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो, लेकिन आपको वक्त दिया गया 5 मिनट का, तो गोल्डन रूल की बात 5 से 7 मिनट में खत्म करनी पड़ेगी। ये डिसिप्लिन लाइफ जो है वो यहाँ पर मिलता है। और डिसिप्लिन इज द ऑर्गेनाइज वे ऑफ लिविंग, ऐसा साइंस कहता है। और ये महासमंत तथागत ने भी कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को अनुशासित कर लेता है, वो व्यक्ति डिसिप्लिन से जो भी चाहे अपना कल्चर खड़ा कर सकता है, अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है, अपने ग्रुपों के माध्यम से आपको किसी भी लेवल तक ऊंचा उठा सकता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन होता है। वो ये चाहता है कि पंचशील के तत्व है, मुझे अपने मेरे जीवन में पालन करने के लिए, ना कि बताने के लिए स्टेज से मैं आऊं, सिर्फ पंचशील का पाठ पढ़ो, आधा घंटा भाषण दे दूं, और स्टेज से नीचे उतरने के बाद किसी को गाली गलौज करूं। तो ये बात समनों में नहीं होती है। हर समन दूसरे समन को रिस्पेक्ट से ही देखता है। और देखते देखते आप देखोगे, जो भी नए साथी है वो देखोगे कि यहाँ पर शनिचर को तो लगभग 400-500 की भीड़ में लोग आते हैं, और हर दिन लगभग 160, 170, 200 तक लोग होते हैं। तो ये अलग अलग लोग नहीं है, ये समन की एक फैमिली के सदस्य लोग हैं। आपने इनमें से किसी भी एक व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति को फोन मिलाना और पूछना कि समन संघ के 10 गोल्डन रूल क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है, समन संघ का मेन कॉन्सेप्ट जुड़ने जुड़ने का कैसा बताओ। और वही आप वेरीफाई करना कि एक महाराष्ट्र वाले व्यक्ति को पूछकर फिर पंजाब वाले को पूछना, हरियाणा वाले को पूछना, फिर चंडीगढ़ वाले को पूछना, दिल्ली वाले से पूछना, यूपी वाले से पूछ लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप दोनों की हो सकता है अलग अलग लैंग्वेज में भी क्यों ना हो, लेकिन बात करने की जो विचारधारा है वो एक जैसी ही मिलेगी। इसीलिए महासमंत तथागत ने भी कहा, जितने भी हमारे महासमंत पुरखे हैं, उनकी विचारों को, उनके गाथाओं को, उनके श्लोक को, उनके वचन को आप अगर देखोगे तो आप यही बात रिपीटेशन में पाओगे। अब इसका परिणाम क्या होगा? दीक्षा भूमि की भीड़ में शामिल होने से, आप पॉजिटिव होने से क्या होगा? आपके हाथ, आप अगर बच्चों को साथ में ले जाओगे तो बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो कंपेयर करेगा विचारों के बारे में। उसको स्कूल में जो 33 करोड़ वाली गैंग की बात बताई जाएगी, उसको उच्च नीचता की बात बताई जाएगी, उसको पूजा की, कर्मकांड की, झूठ बोलने की, ये सारे तंत्र मंत्र बताए जाएंगे। और वो दीक्षा भूमि के लोगों के वहां पर खरीदे हुए किताबों से बात पड़ेगा। और समनों के मीटिंग में, या संडे को जो बच्चों का क्लास चलता है 9:30 से 11:30 तक का, उसमें शामिल होता है, तो उसका फिर एनालिटिकल माइंड शुरू हो जाता है। और ये एनालिटिकल माइंड के बारे में साइंस ने समनों के ऊपर काफी रिसर्च किया है। एक रिसर्च का मैं रिपोर्ट आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैक कॉर्नफील्ड नाम का एक अमेरिकन विद्वान है, उसने ये समनों की पूरी फिलॉसफी पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है। वो कहता है कि समन बुद्धिस्ट टेक्निक्स आर नॉट अ रिलीजन, दे आर ए साइंस ऑफ माइंड। वो मन का विज्ञान है। वो कहता है कि आप एक तरफ विज्ञान के, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, या न्यूटन का रूल है, या फिर ग्रेविटेशन का कोई लॉ है, ये एक बार आप सीखोगे, और दूसरी ओर महासमन की, तथागत की जो शिक्षा है उसको आप सीखोगे और कंपेयर करोगे, तो वो कहता है कि ये दोनों बातें आपको एक जैसी महसूस होगी। और वो आगे जाके कहता है कि बहुत सारी इन महासमंत तथागत की और हमारे समंत पुरखों की बातों का इम्पैक्ट आधुनिक साइंस पर हो चुका है। जैसे थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की बात है, या फिर एनर्जी का जो रूल है, एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये थर्मोडायनामिक्स का, फिजिक्स का तीसरा रूल है। ये रूल अगर आप देखोगे तो 2500 साल पहले
महासमन तथागत बता कर गए, सब्बे पैयाली तुलु को, सब्बो लोग को पकंपित हो। विश्व है दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, ऊर्जा का प्रज्वलन और कंपन है। ऊर्जा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलती है। यही बात थर्मोडायनामिक्स के रूल में आ चुकी है। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वही भी बात होती है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी बात इस साइंटिस्ट ने लिखी है। इसीलिए फिर महासमन बुद्ध की विचारों को बाबा साहब ने भी एनालिटिकल कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि मॉडर्न साइंस इकोइंग बुद्धिज्म, ये आधुनिक विज्ञान है, उसकी विचारधारा का प्रतिध्वनि है। तो ये वाली विचारधारा आपको दीक्षा भूमि की भीड़ में हजारों प्रकार की किताबों में आपको मिलेगी। आपको मैं पिछले साल का रिपोर्ट बताता हूँ। पिछले साल दीक्षा भूमि में खरीदे गए किताबों की कीमत 20 करोड़ थी। 20 करोड़ रुपए के किताबों को समूह ने खरीदा है। अब उसमें से ये देख लो कि 10 करोड़ की किताबों पे अभी तक हमने पढ़ाई नहीं है। जैसे कि हमारे महासमन समन जो लोग हैं ना, वैसा ही करते हैं, जाते और अपने घर में अगर पेमेंट हुआ कि बाबा साहब की स्पीचेस की किताबें लेके आएंगे, पूरा अलमारी में रखेंगे, पूरे कपाट में हमारे 2000 3000 किताबें रहेंगे, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो 50% खत्म कर दो उसमें से। तो बात आ गई 50% की। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको रिसर्च करना है किसी टॉपिक के ऊपर, अगर लेख लिखना है या कहीं भाषण देना है या कहीं संबोधन करना है, कहीं कंसेप्ट देना है, तो ऐसे वक्त वो किताब खोल कर देखते हैं। फिर बाद में बचकर आ जाते हैं 10 से 5%। हम 20 करोड़ की किताबें खरीदते तो हैं, लेकिन लगभग 1 करोड़ की किताबों को ही हम पढ़ लेते हैं। पर ये भी मैं बताता हूँ, ये भी उनकी वमनों की मानसिकता से बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसा रेट आया है हमारा कि जो भी समन लोग हैं आज के, खासकर जो बाबा साहब को, ज्योतिराव फुले, पेरियार को, ऐसे महासमन लोगों को मानने वाले जितने भी समन हैं, वो किसी के साथ बगैर किताब पढ़ के आर्गुमेंट नहीं करते। वो किताब भी पढ़ते या फिर अपना दिमाग लगाते। अपना दिमाग, जैसे सुधीराज सिंह सर को आप जब भी सुनोगे तो वो अपनी खुद की बुद्धि को विकसित करके ऐसे आर्गुमेंट कराते हैं कि सामने वाले को चुप कर देते हैं। तो या तो आप लॉजिक लगा के अपनी बुद्धि को आर्गुमेंटेटिव लेवल पर इतनी ऊंचाई पे लेके जाओ, या फिर समनों की जो विचारधारा और पहचान हमारी किताबों में है, उन किताबों को पढ़ के आप लोगों के साथ आर्गुमेंट करो। इससे क्या होगा, तो आप पॉजिटिव सोचने लगोगे। जितने भी समन संघ से जुड़े हुए लोग हैं जो 4 साल पहले जुड़े हैं, उनको पूछ लेना, किसी को वो पूछ लेना कि 4 साल पहले आप किस तरीके की सोच रखते थे। मैं खुद अपने बारे में बताता था, मैं बहुत बड़ा खुद को तोप का समझता था, मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, यूं त्यों संगठनों का मैं मेंबर रह चुका हूँ, मैं लंदन अमेरिका इसमें उसमें भाग लिया हूँ। बहुत बातें करते, अपने बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता था। जैसे समन संघ से मैं जुड़ गया तो मेरी ट्रैफिक जो है इनवर्ड हो गई। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जितना आपको बाहर दिखता है ना कि ये सामने वाला व्यक्ति दुरुस्त होना चाहिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, ये हमारा सामाजिक वातावरण ठीक नहीं है, हमारे गली का बिल्कुल ये पॉल्यूशन है बहुत बड़ा है, ये सारी चीजों से सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज क्या है, तो है यही पश्चिको ओपन आई को पचतंग वेदी तब्बो। आओ देखो, खुद को पहचानो और खुद के मन को दुरुस्त करना शुरू कर दो। आप जैसे जैसे अपने मन को दुरुस्त करते जाओगे, दुनिया आपको बहुत हरी हरी सी नजर आएगी। जहां देखोगे वहां बहुत अच्छा नजर आएगा, क्योंकि आपका नजरिया बदल जाएगा। और ये नजरिया तभी बदलता है जब आप एक जैसा सोचने वाले लोगों के टीम में अपने आप को जोड़ देते हो। एक जैसी पहचान रखने वाले लोगों के साथ आप दिन रात उठते बैठते हो, और एक जैसे सोच रखने वाले, पहचान रखने वाले लोगों के व्यवहार को आप फॉलो करते हो, उसको रिपीट करते हो, उनके पैरों कदम पर आप चलते रहते हो। तो महासमन तथागत बुद्ध की कहो या जितने भी समन है, इनकी विचारधारा समनों की यही है कि जिस रास्ते पर हम चले हैं उस रास्ते पर आपको चलना है। और केवल सुनना नहीं है, सुनने से कुछ नहीं, 3 प्रकार की प्रज्ञा बताई है। एक श्रुत प्रज्ञा है, एक चिंतन में प्रज्ञा है, और तीसरी भावना में प्रज्ञा है। जिसने भी 10 दिन का विपස්සना का शिविर किया हो या 8 दिन का सतीपट्टान शिविर किया हो, भली बात ही जानते हैं वो 3 प्रकार की प्रज्ञा क्या होती है। श्रुत प्रज्ञा यानी आप अभी मेरा कंसेप्ट सुन रहे हो, तो मेरे कंसेप्ट से कुछ बातें आपके मन में घुस गई है, फिर आप उसके ऊपर, ये हो गई श्रुत प्रज्ञा यानी सुनने वाली प्रज्ञा। दूसरी है चिंतन में प्रज्ञा, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, बाबा साहब की कोई एनिलेशन आप पास पढ़ ली और रात भर नींद आई आई नहीं, जैसे मान्यवर कांसीराम साहब को ये एनिलेशन ऑफ पास पढ़ने 4 बार पढ़ ली थी उन्होंने रात भर में, और सोए नहीं।
और दूसरे 4-5 दिन सोए नहीं, वो बताते थे बहुत बार, कैडर कैंप में भी यही बताते। फिर रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन पढ़ ली, फिर व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स पढ़ी, और बहुत सारी किताबें पढ़ ली। और फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं पूरा 180 डिग्री परावर्तित हो चुका हूं। तो इस तरीके की सोच आपकी बदल जाती है। जब तक आप लोग ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठोगे उठोगे, ऐसे लोगों के साथ अपने व्यवहार को नहीं ढालोगे, ऐसे लोगों के भविष्य के बारे में सोचने वाले लोगों के बारे में आप अपने मन में सोचने की प्रक्रिया शुरू नहीं करोगे, तब तक आपके आगे की जनरेशन वालों को आप दुरुस्त नहीं कर सकते। आपका बच्चा 10-15 साल ही आपके साथ रहेगा, फिर आप कॉलेज में चला जाएगा, फिर कहीं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चला जाएगा, वहां पर तो वातावरण सारा निगेटिव है। आप कितने भी बीज डाल दो पॉजिटिविटी के, लेकिन जिसके संगत में वो रहेगा उसके जैसा वो बन जाता है। अगर उसको जॉब नहीं मिला, बेकार बना हुआ है, 5-10 साल हो गए, तो इतना निगेटिविटी से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसको समन संग में लेकर आओ, भले ही उसको जॉब ना मिले, यहाँ पर जॉब जॉब ना मिले तो उद्योग कैसा करने का, इसका भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर पर्सनालिटी किस तरीके की डेवलप की जाती है, यहाँ पर लोगों को मदद कैसी की जाती है, इसकी भी शिक्षा यहाँ पर मिलेगी। और एक साइंस का नियम है, एज यू गिव यू रिसीव, जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न में मिलता ही है। आप इसको आजमा कर देख लेना। आप 1 महीने तक 2 महीने तक पंचशील का पूरा गहराई से पालन करके देख लेना, और 1 महीने के बाद आपका बर्ताव लोगों के साथ कैसा है वो पूछ कर देख लेना। यही बात है, हम लोग 10-15 साल पहले, जैसे अभी गांगुडे सर को मैं 5 साल के बाद मिला हूँ, जो कि नासिक में साइकेट्रिस्ट है, सम्मोहन तज्ञ है। उनके साथ मिलने के बाद हम लोग फिर से ऐसे दोस्त हो गए, एक दूसरे के साथ गले मिल गए, और ऐसा लगा कि यार ये दोस्त के साथ मैं अभी तक क्यों नहीं मिला। उनको भी ऐसा लगा। उनको मैंने जब समन संघ के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि सर तुरंत नासिक में एक बड़ी मीटिंग लगाएंगे, और जितने भी महासमन के सारे पोस्टर हमने उनको दे दिए, सभी को वो फ्रेम करके रखने वाले। दादा साहेब गायकवाड़ एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका, और उस ट्रस्ट के वो ट्रस्टी है। वो कमलताई गवई जो है ना, लेडी गवर्नर, वो भी उनके एक मेंबर है। तो उनको मिलने आए थे और कल के प्रोग्राम में आए थे। तो उनके साथ मेरी बात हो गई। 5 साल 10 साल के बाद मिलने के बाद जो हम सोचते हैं ना, वो फिर से वो इतिहास जागता है। तो ऐसा ही 2500 साल वाला समनों के राज का, समनों के विचारों का, समनों की शिक्षा का, समनों के आचार का, और समनों के समृद्ध जम्बूद्वीप का, महाभारत का इतिहास आपके सामने खुल जाएगा। और जैसे रास्ता कहीं खुल जाता है ना, तो आपको डायमंड सोना सारा कुछ मिल जाएगा। ये एक एक व्यक्ति समन संख्या है, अपने आप में एक एक डायमंड है, सोने की खान है। पर उससे आप मिलोगे तब, उससे आप दोस्ती करोगे तब, उससे आप गले मिलोगे तब। तो ये सारे लोग दीक्षा भूमि में 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को मिलने वाले हैं। आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपकी जिंदगी में कुछ तो भी होने वाला है। अगर आप नहीं मिलना चाहते हो तो अपने घर में कड़ी लगाकर दरवाजे की बंद पड़े रहना, और वही निगेटिव बात सोचते सोचते एक दिन ऐसा होगा, सभ्य संकारा अनिच्छाति, लोग बोलेंगे अभी तक था, कल चलो उसकी श्रद्धांजलि सभा को जाना है। कोई पूछेगा नहीं, और हम में से किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पर महासमनों को देखो तुम, तथागत बुद्ध को देखो, कबीर को देखो, रविदास को देखो, बाबा साहब को देखो, इनकी जिंदगी को देखो। 1000 साल बीतेंगे लेकिन इन लोगों की याद खत्म नहीं होगी। इस तरीके का विचार, इस तरीके की सोच, इस तरीके की पहचान बनने वाले लोगों के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो भविष्य आपके हाथ में है। ये राज सत्ता तो छोटी सी चीज है, ये आर्थिक सत्ता तो बहुत छोटी चीज है। अरे अभी 45 लाख 50 लाख करोड़ का बजट है, 7000 करोड़ का बजट अगर कोई लाडली बहन को लेके गया, गम नहीं करना। जब आप आ जाओगे ना अपने विचारों से पावर में, तो आप जाके सीएम को घर पे बुला लेना और बता देना कि पूरा जो 2012 से 11 से जितने भी 27,000 करोड़ का जो बजट का डेफिसिट है ना हमारा, वापिस ले लो, ब्याज के साथ ले लो। तो ये ऑर्डर आप एक एक आवाज में दे सकते हो, इतनी ताकत आ जाती है। पर ये ताकत के लिए आपको ये समन संघ की लस को लेना पड़ेगा। ये लस कोरोना से भी बहुत डेंजर है। कोरोना की लस से तो बहुत सारे कोरोना की वजह से लोग चल बसे हमारे। पर आप एंटी अगर लस नहीं लोगे इसकी, तो आप तक आपकी निगेटिविटी खत्म नहीं होगी। पॉजिटिव सोचना है, समनों के साथ रहना है, और दीक्षा भूमि में जाके क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो दीक्षा भूमि में आप सभी आमंत्रित हो। आपकी रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था बहुत ही क्वालिटी की जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज और कल 2 दिन में कम से कम 600-700 लोग अपना कम से कम
कंसेंट तो भी दे दो कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रही हूँ, लिख लेना मेरा नाम। बाद में लगे तो रेलवे का रिजर्वेशन कर लेना। बाद में जब हम फीस बताएंगे इतनी इतनी फी है, वो वो भर देना। पर आज आपकी कंसेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। मैं आजाद सर को इसके बाद बोलूंगा कि वो समन संघ की इसके बारे में कुछ बात रखेंगे, या फिर अगर एंकर्स अगर अलाउ कर दिए जाते हैं तो चर्चा कंटिन्यू की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर मेरी बातों में कुछ गलत मैंने कह दिया हो तो संगे यो खलितो दोषो, संगो खमुत तम्मम। संघ के प्रति अगर मेरे मेरे से अगर कुछ गलत बात होगी हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे। संगं नमामि, अहं समन अस्मि। मैं समन हूं, हम सब समन हैं, और समनों की भूमि दीक्षा भूमि। जय भीम, नमोता है। बहुत बहुत एक्सलेंट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर। बहुत 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 साधुवाद सर जी। बहुत साधुवाद सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत साधुवाद। कटके सर, जी कटके सर। सर, आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में होते समय एक बिजनेस मॉडल किया था जोशाबा नाम का। उसमें आपने बहुत अच्छी कंसेप्ट की दी थी। सब समन उस कंसेप्ट के माध्यम से एक जगह आ सकते थे। उसके सर बारे वो में आप। पंचसूत्री प्रोग्राम था, पंचसूत्री। हर जी सर। जिले में हमारी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, और केजी टू पीजी का कंसेप्ट था सर। वो केजी से लेके पीजी तक सारे समन अपने ही कॉलेज में जाएंगे, अपने ही कॉन्वेंट में जाएंगे, अपने ही स्कूल में जाएंगे, अपने ही अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटियां खड़ी करके वहीं पे पढ़ेंगे। ये वाला था। दूसरा था कि सारे समन जो है, जो हमारे जो महासमन तथागत की जो शिक्षा है और उनके जितने भी महासमन है उनकी शिक्षा को स्थापित करेंगे। तीसरा था कि हर जिले में एक कंज्यूमर स्टोर खड़ा होगा, जिसमें लगभग 5,000 लोग कंज्यूमर के मेंबर होंगे, अपने ही प्रोडक्ट तैयार करेंगे और अपने ही कंज्यूमर स्टोर में बेचेंगे। चौथा ये था कि हमारी हर जिले में एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनेगी। हम हमारा पेमेंट का सारा जो पैसा है नेशनलाइज बैंक में रखते हैं, वो पैसा बड़े बड़े उद्योजकों के लिए दिया जाता है और उनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। और अभी तो गारंटी नहीं कि कोई कोई किस नेशनलाइज बैंक को कब बंद कर देंगे, कोई पता नहीं है। तो इसी ऐसे में हमने ये आह्वान किया था कि जितने भी समन लोग हैं वो अपना पेमेंट जो है अपने बैंक से निकाल के हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में रखेंगे डिपॉजिट के तौर पर। और वो डिपॉजिट से हमारे जो बेरोजगार बच्चे होंगे उनको बीज भांडवल दिया जाएगा, बीज लोन। और उसके ऊपर बैंक लोन देगी, और अपने खुद के हर जिले में लगभग 100 200 छोटे छोटे उद्योग खड़े रहेंगे। उसके बाद हमने ये किया था कि सारे लोगों का एक नेटवर्क किया जाए। ये सारी बातें जो हमने जो पंचसूत्री में लगाई थी ना सर, वो वही बातें यहाँ पर हो रही है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो गांगुडे सर को पता है, वो उसी में थे। यस मैं यस, भी था ना सर, तब उस मैं भी वक्त था ना। काफी अच्छे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला था पंचसूत्री का सर। महाराष्ट्र में काफी अच्छा रिजल्ट मिला था पंचसूत्री का। जी 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 सर। पर सर वही बात हो गई प्रवीण सर, हाँ कि सर। जैसे लोग चेयर से नीचे उतर गए, अपना ईगो शुरू हो गया। किसी लोगों ने संगठन स्थापित किए, किसी ने पार्टियां स्थापित की, किसी ने दूसरा विंग स्थापित किया, और अभी वो पूरे अपने घर में सोए हुए हैं। राइट राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, तो समझ सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत 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 साधुवाद। बहुत साधुवाद सर। साधु लीडिंग। साधु साधु, बहुत सुंदर कटके सर। बीएस आजाद सर हैं क्या? बहुत बहुत साधुवाद एक सर। हैंड रेज ले लें एंकर में सर से। एक परिचय ले लेता हूँ सर।